नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, इसकी पृष्ठभूमि को पहले देख लेते हैं कि आखिर 1773 की एक्ट लाने के पीछे की कहानी क्या रहती है। तो ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ, लॉर्ड नॉर्थ ने एक गुप्त कमेटी का गठन किया था भारत के लिए। भारत के लिए जाओ और एक गुप्त कमेटी अगर भारत का सर्वे करता है कि भारत में किस प्रकार के व्यापार की आवश्यकता है और उसके लिए व्यापार में किस किस प्रकार के कानूनों की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि जब 1857 का युद्ध होता है और 1857 में जब युद्ध होता है और जब जो भारत में जो व्यापार कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जब उसकी पोल खुल जाती है, तब 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके ब्रिटेन का जो क्राउन होता है, ब्रिटेन का जो संसद होता है, वो भारत के कानून या भारत पे डायरेक्टली क्या करने लगता है, व्यापार करने का काम शुरू कर देता है। व्यापार के साथ-साथ संवैधानिक मूल्यों का भी और संवैधानिक रूपों का विकास करने का काम कौन करता है? तो 1858 की जो कानून बनता है, उसके द्वारा जिसके जिसके तहत भारत में अब डायरेक्टली किसका किसका हस्तक्षेप हो जाता है? तो ब्रिटेन का संसद का हस्तक्षेप हो जाता है या ब्रिटेन का क्राउन का हस्तक्षेप हो जाता है। तो उसी के बारे में 1773 में एक जो गुप्त कमेटी भारत के में आता है और देखता है कि आखिर भारत के में किस प्रकार से शासन करने की आवश्यकता है। तो जब इन्होंने आकर के जब यहाँ पर जायजा लिया और 1600 में आए हुए ब्रिटिश कंपनी जो व्यापारिक कंपनी के रूप थी, उसके जब पूरे इतिहास को खंगाला गया तो देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो था भारत में व्यापार तो कर रही थी, हमसे कह करके कि भारत में व्यापार कर रहे हैं, लेकिन व्यापार के साथ-साथ ये क्या कर लिया, पूरे भारत पर एक तरह से साम्राज्य स्थापित कर लिया, जिसकी जानकारी ब्रिटेन के संसद को इन ईस्ट इंडिया कंपनी ने कभी दिया नहीं था। जब गुप्त कमिटी ने इस चीज़ को देखा और तब उसने क्या किया था कि उसे एक्वायर कर लिया था और उसके जगह में क्या किया, ब्रिटेन का संसद जो है ब्रिटिश कानून जो था भारत पर किस प्रकार से लागू किया जाए और भारतीय भूभाग में किस प्रकार से शासन किया जाए, इसके लिए एक कमिटी गठित किया जाता है और उसी कमिटी का नाम रखा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट कहने का तात्पर्य था क्या, क्यों इस एक्ट के बाद रेगुलर एक्ट आपको मिलते रहेंगे हर 10 साल, 12 साल कब के बाद ये 15 साल के लिए एक्ट आगे की ओर बढ़ाया जाने लगा और यही एक्ट आगे चल करके भारतीय संविधान का जो आज का वर्तमान संविधान है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा या बहुत बड़ा रोल अदा करने वाला साबित होता है। तो रेगुलेटिंग एक्ट क्या होता है? आप समझ गए होंगे कि ब्रिटिश संसद जो है भारत पर कानून बनाता है कि अब हम किस प्रकार से भारतीय क्षेत्र में अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे और किस प्रकार से हम अपना व्यापार करेंगे, किस प्रकार से हम कानूनी रूप से अपने वहाँ पे व्यक्तियों को नियुक्त करेंगे, इसका एक एक्ट बनाया जाता है, एक कानून बनाया जाता है। इसी कानून को रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं और किसकी सिफारिश पर बनाया जाता है? तो ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री होता है, लॉर्ड नॉर्थ, उसके से गुप्त कमेटी की सिफारिश पर बनाया जाता है। सीक्रेट कमेटी 1773 में जो भारत आती है, जो रिपोर्ट देता है जाकर के ब्रिटेन के संसद को, उसी के तर्ज पर भारत के लिए एक रेगुलेटिंग एक्ट बनाया जाता है, ठीक है ना? तो इसकी पृष्ठभूमि ये होती है। अब हम देखते हैं कि आखिर इसे लाने का कारण क्या होता है? तो इसे लाने का कारण ये होता है कि ब्रिटिश में भारी जो कंपनी होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कर्मचारी होते हैं, वो भारी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए रहते हैं। क्योंकि वो यहाँ के नवाबों के साथ क्या करते हैं, बहुत सारे गिफ्ट उपहार में लेते हैं और अंग्रेज और ब्रिटेन के पार्लियामेंट को क्या बताते हैं कि हमारा व्यापार वहाँ पे क्या चल रहा है, तो लॉस में चल रहा है, वहाँ क्या चल रहा है, तो आर्थिक संकट में हम चल रहे हैं, इसलिए हमें अधिक से अधिक लोन दीजिए। और ये कह करके ब्रिटिश पार्लियामेंट से वो जो कंपनी था, हमेशा लोन लेते रहता था, कर्ज लेते रहता था और इस प्रकार से यहाँ के जो बंगाल में जो रह रहे थे ब्रिटिश अफ़सर लोग थे, यहाँ क्या कर रहे थे, घूसखोरी में मौज कर रहे थे। तो इस पर क्या लगाया गया था, तो लगाम लगाया गया था। किस एक्ट के माध्यम से? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। दूसरा देखेंगे तो आर्थिक संकट कैसे होता है? तो भाई बार-बार जब जो व्यापारिक कंपनियाँ यहाँ जो थी, वो क्या ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाके कहती कि हमारा जो व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है, आप हमें अधिक से अधिक कर्ज दो। इस स्थिति में क्या हो रहा था कि ब्रिटेन के जो पार्लियामेंट था, उसे भी डाउट होने लगा
कि आखिर हम इतना कर्ज दे रहे हैं इस कंपनी को, इस व्यापारिक कंपनी तो आखिर जाकर के वो कर क्या रहा है? तो इसके ऊपर भी लगाम लगाने का काम कौन करता है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 करता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि 1770 में बंगाल में एक भयंकर अकाल पड़ जाता है। अकाल में लगभग डेढ़ से कहा जाता है 1 से डेढ़ करोड़ लोगों की मृत्यु हो जाती है। और जब इतनी भयंकर स्थिति में लोगों की मृत्यु होती है, ये भी जो है कि व्यापारिक कंपनियों की पोल खोल देती है। प्रशासनिक विफलता की पूरी तरह से उजागर कर देता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। भारत में ब्रिटिश संसदीय कानून लागू करने का कि यदि हमारे पास एक प्रशासनिक ढाँचा होता, प्रशासनिक कानून होता, तो शायद इस अकाल से निपटने में भी हमें बहुत ही क्या करता मददगार साबित कर सकता था। लेकिन ऐसा नहीं होने के कारण आज बंगाल में हमारे इतने जो है हमारे जनता मारे गए, किस कारण से भूख से, अकाल के जो प्रभाव पड़ता है उस भूख से लगभग 1 से डेढ़ लाख 1 से डेढ़ करोड़ लोग मारे जाते हैं, समझे ना? तो इस स्थिति में भी देखा जाता है कि अब हमें जो है कि व्यापारिक कंपनियों पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसी सब कमियों को देखते हुए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 भारत में पास किया। इसका मुख्य प्रावधान क्या होता है भाई? तो इसका मुख्य प्रावधान होता है जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत में पास कर दिया जाता है, तो इसका मुख्य प्रावधान ये होता है कि जो अभी तक बंगाल, मद्रास और मुंबई में जो अलग-अलग जो गवर्नर कार्य कर रहे थे, उन तीनों को मिला कर के एक गवर्नर जनरल बनाया जाता है और उसका मुखिया किसे बनाया जाता है? तो बंगाल के गवर्नर जनरल को। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ही वो पहला क्या था कानूनी दस्तावेज था या हाँ, कानूनी दस्तावेज था जिसके माध्यम से गवर्नर के पद को समाप्त करके गवर्नर जनरल के पद को इंट्रोड्यूस किया गया था और पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था तो वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। आप यहाँ देख रहे होंगे पहला गवर्नर जनरल भारत के किसे बनाया जाता है वारेन हेस्टिंग्स को। किसे बनाया जाता है वारेन हेस्टिंग्स को। बंगाल का गवर्नर जनरल की जगह पहला गवर्नर जनरल बनाया जाता है वारेन हेस्टिंग्स को और इससे कहाँ का गवर्नर जनरल बनाया जाता है तो बंगाल मद्रास और मुंबई तीनों प्रेसिडेंसियों को मिला करके एक गवर्नर जनरल बनाया जाता है और उस गवर्नर जनरल का नाम होता है वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है। कार्यकारिणी परिषद के लिए सिर्फ गवर्नर जनरल ही ना डिसीजन ले सके इसके लिए उसके उसके एक निर्णय लेने के लिए 4 व्यक्तियों की एक कमिटी बनाई जाती है कि 4 व्यक्ति के समक्ष 4 व्यक्ति और एक गवर्नर जनरल अर्थात 5 व्यक्तियों की एक कमिटी बनाई जाती है कि इस प्रकार से कमिटी क्या होगी शक्तिशाली होगी और कोई भी डिसीजन कोई भी निर्णय जो लिया जाएगा वो 5 4 व्यक्तियों के मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही लिया जाएगा। 4 व्यक्ति तो थे परिषद में एक कौन था गवर्नर जनरल। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 5 व्यक्तियों की एक क्या बनाई जाती है कार्यकारी परिषद बनाई जाती है। इसका काम क्या होता है तो गवर्नर जनरल कोई भी डिसीजन अकेला ना ले सके, कोई भी डिसीजन वो अकेला ना ले, उसके डिसीजन में 4 व्यक्तियों अन्य 4 व्यक्तियों का जो परिषद होगा, उसका भी डिसीजन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए 4 व्यक्तियों का एक कमिटी बनाया जाता है। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना किया जाता है। कौन है किस एक्ट के तहत तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट भी कहा जाता है। इसे किसे कहा जाता है? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में पहला सुप्रीम कोर्ट खोला जाता है। कहाँ पर? तो बंगाल में पहला सुप्रीम कोर्ट खोला जाता है और इसमें एक क्या होता है मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उस मुख्य न्यायाधीश का नाम सर एलिजा एफे रहता है, मुख्य न्यायाधीश का नाम सर एलिजा एफे रहता है और उसके साथ 3 उनके अन्य सहायक क्या रहते हैं न्यायाधीश होते हैं। इस प्रकार से 4 न्यायाधीशों का एक सुप्रीम कोर्ट खोला जाता है भारत में और कहाँ खोला जाता है? तो कलकत्ता में खोला जाता है और भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट भी इसे कहा जाता है। इसकी स्थापना 1773 में के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में की जाती है। क्वेश्चंस आता है कि जो कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना होती है तो किस एक्ट के तहत किया जाता है? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया। तीनों प्रेसिडेंसी जो रहते हैं मुंबई, बंगाल और मद्रास तीनों को क्या हो जाता है? तो तीनों को मिला करके एक बनाया जाता है। तीनों को प्रेसिडेंस को मिला करके मुंबई, मद्रास और बंगाल तीनों प्रेसिडेंस को मिला करके किसके पास ये नियंत्रण किसके पास इस कंट्रोल दिया जाता है? तो बंगाल के गवर्नर जनरल के हाथों में दे दिया जाता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि अब तीनों को कंट्रोल किसके पास आ जाता है? गवर्नर की जगह में गवर्नर जनरल के पास आ जाता है और ये किस गवर्नर जनरल के हाथ में रहता है? तो बंगाल के गवर्नर जनरल के पास क्योंकि मुंबई आप समझिए कि इधर देखेंगे भारत के पश्चिमी क्षेत्र में
और मद्रास देखेंगे तो भारत के दक्षिणतम क्षेत्र में दक्षिण पूर्व एरिया में और मुंबई देखेंगे तो पूर्वोत्तर भारत में। तो इस प्रकार से भारत के तीनों क्षेत्र से नियंत्रण करने के लिए तीनों प्रेसिडेंट्स के जो गवर्नर थे, उन तीनों प्रेसिडेंट्स के गवर्नर का पद हटा करके गवर्नर जनरल का पद बनाया जाता है और उस गवर्नर जनरल का मुखिया किसे बनाया जाता है? बंगाल के अधीन कर दिया जाता है। तो बंगाल का कह सकते हैं कि प्रथम गवर्नर जनरल ब्रिटिश क्राउन का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। कहाँ का? बंगाल का, ठीक है? लेकिन इसके साथ-साथ में कुछ कमियाँ भी दिखाई देती है। कुछ कमियाँ क्या रहता है? लिमिटेशंस ऑफ 1773 एक्ट जिसे कह सकते हैं। तो ये क्या कौन-सी कमी हो सकती है? ये कमी होती है कि जब ये एक्ट बन जाता है और जब ये सुप्रीम कोर्ट भारत में बन जाता है, तो उसके बाद क्या होने लगता है? तो उसके बाद होने लगता है कि कंपनी और कोर्ट के बीच में टकराव होना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करना चाहते हैं भारत में, बिना दस्तावेज़ों के वो चाहता है कि पूरा भारत में हमारा साम्राज्य स्थापित हो जाए। और कंपनी चाहती है और कोर्ट चाहता है कि जब भी आप जाओ जनता के बीच में और जब भी आप कहीं भी यदि अपना विस्तार कर रहे हो, साम्राज्य का विस्तार कर रहे हो तो एक कानूनी रूप से विस्तार करना होगा। तो इसके कारण क्या होता है आए दिन दिल्ली और सुप्रीम कोर्ट के जैसा हाल हो जाता है कि जैसे दिल्ली का एलजी था साहब थे ना वो और भारत सरकार के बीच में कैसे टकराव हमेशा चलते रहता है। ठीक उसी प्रकार से कंपनी और कोर्ट के बीच में टकराव शुरू हो जाता है। और दूसरा क्या होता है कि शक्तियों का स्पष्ट बँटवारा नहीं हुआ रहता है कि किस विभाग में किसे काम करना है। इस विभाग में सुप्रीम कोर्ट काम करेगा, कलकत्ता हाई कोर्ट करेगा या तो फिर इस विभाग में जो था कंपनी एक्ट लगाया जाएगा। इसकी पूरी मतलब कि विस्तृत योजना दोनों के बीच में नहीं होने के कारण क्या होता है, दोनों के बीच में किसके बीच में कंपनी और सुप्रीम कोर्ट जो भारत में पहली सुप्रीम कोर्ट बनाए गए थे 1773 एक्ट के अंतर्गत 1774 में कलकत्ता में, तो कोर्ट और कंपनी के बीच में अपनी-अपनी शक्तियाँ अलग नहीं होने के कारण दोनों के बीच में भी अक्सर टकराव होते रहती थी। परिषद और गवर्नर जनरल में भी विवाद होते रहते थे क्योंकि परिषद जो कि मुंबई या मद्रास की परिषद चाहते थे कि हम अपने स्वतंत्र रूप से कार्य करें, लेकिन उसे गवर्नर जनरल जो बंगाल का गवर्नर जनरल जिसे बनाया गया था, उस पे अपने डिसीजंस लागू करना चाहते थे। इस प्रकार क्या देखने को मिलता है कि कंपनी और कोर्ट में टकराव होता है और शक्तियों का स्पष्ट बँटवारा नहीं होने के कारण दोनों आपस में उलझे रहते हैं और परिषद और गवर्नर जनरल में भी विवाद अक्सर बने रहता है। इस प्रकार कंपनी का हम देखते हैं कि 1773 एक्ट की कुछ कमियाँ भी हमें इन कमियों के बावजूद भी हमें देखने को कुछ मिलता है। देखने को क्या मिलता है कि जब कंपनी और कोर्ट के बीच में टकराव उत्पन्न हो जाता है और परिषद और गवर्नर जनरल के बीच में टकराव उत्पन्न हो जाता है, कुछ जो कंपनी और कोर्ट के बीच में जो कानून और नियम जो अलग-अलग नहीं होने के कारण दोनों के कार्यक्षेत्र एक दूसरे से हस्तक्षेप करने लगते हैं, तो इसके बीच में भी हमें कुछ सिग्निफिकेंस हमें कुछ महत्व दिखाई देते हैं। 1773 का क्या महत्व दिखाई देता है? तो हम देखते हैं कि भारत में ब्रिटिश सरकार का जो है हस्तक्षेप शुरू हो जाता है। किसके माध्यम से? 1773 के माध्यम से और जब ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप शुरू हो जाता है, तो कंपनी पर नियंत्रण रखने का भी काम कौन शुरू कर देता है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी पर क्या करना रख शुरू करता है? नियंत्रण रखने का, उसे कंट्रोल करने की जो है कार्य शुरू कर देता है और इस प्रकार देखते हैं कि एक केंद्रीकृत प्रशासन की नींव डाली जाती है। किस एक्ट के तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हमें दिखाई देता है कि अब जो हमारे ऊपर जो कानून हमारे ऊपर जो का शासन करेगा वो क्या कंपनी ना करके क्या करेगा? ब्रिटिश सरकार करेगा। ब्रिटिश का केंद्रीयकृत कानून जो हमारे ऊपर शासन करेगा। इसके साथ-साथ हम देखते हैं कि अब जो गवर्नर जनरल है या जो गवर्नर जो अभी तक थे, ये सब जो है व किसी भी नवाब से कोई भी रिश्वत या किसी भी प्रकार के उपहार लेना उन्हें इजाज़त नहीं दिया गया था। मतलब कोई भी गवर्नर जनरल अब जो है ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो है भारत के किसी भी नवाब से अब उपहार किसी भी प्रकार से कोई उपहार नहीं ले सकता है। तो इस प्रकार देखते हैं कि कंपनी पर नियंत्रण रखने का कार्य कौन करता है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में करता है और यही जो है आगे के कानूनों का आधार भी बनता है। कौन से कानूनों का? जैसे कि 1773 के बाद 1784 में आता है 10 साल के बाद 11वाँ साल आता है, पिट्स इंडिया एक्ट और चार्टर्स एक्ट आते हैं या इसी टाइप से आते हैं आगे क्राउन रूल्स जब लागू हो जाते हैं 1858
में। तो ये सारे जो कानूनों का आधार होता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भी ही सबका कानूनों का आधार माना जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1773 का कानून जो एक्ट था भारत में क्या था ब्रिटिश नियंत्रण लाने की शुरुआत थी। क्या थी? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? भारत में ब्रिटिश कंपनी का ब्रिटिश कंपनी का डायरेक्ट नियंत्रण लाने का क्या था? एक कानून था जो भारत पर जो कंपनी था उस पर नियंत्रण करना और भारतीय क्षेत्र में किस प्रकार से व्यापार करना है, किस प्रकार से कानून प्रशासन चलाना है, इस पर नियंत्रण करने का केंद्रीकृत नियंत्रण करने का एक दस्तावेज था। तो इसका महत्व इस रूपों में जाना जा इस प्रकार हमने आज देखा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इंडिया में क्या-क्या कमियां था और उन कमियों के बावजूद भी कितना वो कानून के रूप में काम किया और आने वाले जितने भी एक्ट हैं उनके लिए वो उसने कौन-कौन से कार्य करके ब्रिटिश पार्लियामेंट को भारत के माध्यम से दिया। इस प्रकार हम अगले वीडियो में मिलेंगे तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को लेकर के मिलेंगे और उसमें देखेंगे कि 1773 के का एक्ट का कितना विस्तार किया गया है और उसमें ये भी देखेंगे कि जो 1773 एक्ट में सुप्रीम कोर्ट और कंपनी के बीच में जो शक्तियों का बँटवारा लेकर के जो टकराव हो रहा था, क्या 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में इस टकराव का निराकरण किया गया है कि नहीं किया गया है? इन सारे तथ्यों को अगले वीडियो में देखेंगे 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के वीडियो में। तब तक बने रहें हमारे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में मिलने से पहले आप लोग मेरे वीडियो को लाइक शेयर एकदम हर हाल में करें ही करें दोस्तों क्योंकि आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब से ही मुझे थोड़ा एनर्जी मिलता है और कह सकते हैं कि सीमित संसाधनों में भी अपने जो ज्ञान है वो ज्ञान को आप सबों के सामने प्रसारित करने की क्षमता मिलती है। तो जय हिंद।